बच्चों, कैसे आप लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी नया अपडेट आए सबसे पहले आपको मिले और आपको कुछ भी छूटे ना, आपका कुछ भी छूटे ना, कोई चीज़ मिस ना हो। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, कि हमने पढ़ लिया था। और साथ में जब आपके बुक में जो प्रश्न पूछे थे 6-7, उसका भी जवाब हमें मिल गया था। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि किसी अभिक्रिया को देख के हम ये कैसे बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। मतलब कहने का मतलब यह कि रासायनिक अभिक्रिया का जो मुख्य मतलब है, इसका सही अर्थ क्या है, ये जानने के लिए हम क्या करें। तो ये चीज जानने के लिए आज हम आपकी किताब में जो क्रियाकलाप दिया है उसके बारे में बात करेंगे। और ये क्रियाकलाप ऐसे ओरली तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ये लैब में चीजें समझने वाली हैं, लैब में अच्छे से समझ में आती है। लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं कि इनके पीछे का रीजन जानने की, कि क्या होता है जब ऐसा कुछ होता है, और इसको रिलेट करना चाहेंगे, मतलब जोड़ना चाहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के साथ, कि कैसे पता करें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का क्रियाकलाप पहला क्या है, ये कह रहे हैं कि आप एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, और इन्होंने ये भी कह रखा है साथ में कि जो रिबन है इसको आप जो सैंड पेपर, जिसे रेगमाल कागज कहते हैं, सैंड पेपर, आप इससे ये कह रहे हैं कि इससे आप साफ कर लो इसे, है ना। 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन ले लो और उसे रेगमाल कागज से साफ कर लो। फिर क्या कहते हैं, उसे चमटे से पकड़कर बर्नर से इसका दहन करना है। बर्नर, ये स्प्रिट लैंप या आपका एक बर्नर लैंप होता है जो लैब में आपको मिलेगा, तो वहां पे इसको दहन का मतलब जलाना होता है। इसको जलाइए। और इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो आप प्रयोग करते हैं तो आप बड़ी सावधानी पूर्वक से करें। और साथ में इन्होंने ये भी रखा है कि जो जलने के बाद जो राख इससे बनती है, उस राख को ग्लास, एक वाक्स ग्लास होता है, उसमें इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हैं। तो इकट्ठा करने के बाद ये बोल रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं कि ये आपने क्या देखा, क्या हुआ। तो अभी हम यहाँ तो सिर्फ ये शब्दों में लिखा है, लाइन लिखी है, तो यहाँ हम सिर्फ यही जान सकते हैं। तो मैग्नीशियम को मैं बता दूं आपको, मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, है ना। तो मैग्नीशियम का रिबन है, हमने ले लिया और इसका दहन कर रहा है। तो कोई भी चीज दहन मतलब जलाना होता है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जल सकती है। तो ये ऑक्सीजन से जली और फिर इसका जो रसायन में परिवर्तन होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ ही इसका दहन हुआ, जलन हुआ, ये जला, फिर यहाँ पे इसकी राख बन गई MgO करके, है ना, MgO करके। अब ये अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, हम संतुलित रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम बाद में करेंगे। सिर्फ हम इस क्रियाकलाप के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने बोला एक मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, जिसको बर्नर या लैंप पे ऑक्सीजन के साथ उसका दहन कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो ये जो हमारा राख मिलता है, इसी राख को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे केमिकल कुछ और था, यहाँ पे केमिकल कुछ और हुआ। अब हम इन दोनों का जब दहन किया, मैग्नीशियम रिबन का दहन किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे रसायन का बदलाव हो रहा है ना, यहाँ पे रसायन का बदलाव हो रहा है। तो ये देख के हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इस क्रियाकलाप से यही पता चलता है, आप इसे नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें नए क्रियाकलाप, जो दूसरा क्रियाकलाप हमारे बुक में दे रखा है उसकी तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लें। तो आइए बच्चों, हम अपने दूसरे क्रियाकलाप की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी किताब में जो दूसरा क्रियाकलाप दे रखा है वो ये है, ये कह रहे हैं कि एक परखनली में लेड को हम सीसा भी कहते हैं, तो ये कह रहे हैं एक परखनली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। अब जैसे आप लैब में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी एक परखनली होती है जिसे टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, टेस्ट ट्यूब, है ना, हिंदी में इसे परखनली कहते हैं। तो कह रहे हैं इसमें आप एक लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लिया, है ना। अब ये कह रहे हैं कि इसमें आप पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाएं।
ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें अलग से आप पोटेशियम आयोडाइड, जिसे हम KI कहते हैं, ये पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र होता है, कह रहे हैं कि इसमें ऐड कीजिए। अब इसमें डालने के बाद ये पूछ रहे हैं कि आपने क्या देखा। आपकी क्रियाकलाप में ये कह रहे हैं कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। हमने ले लिया, ये लेड नाइट्रेट है आपका, इसे हम PbNO3, इसे लेड नाइट्रेट कहते हैं। ये आपका लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हो गया। तो कह रहे हैं एक इसका घोल लीजिए और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाइए। फिर कह रहे हैं कि आपने क्या देखा, क्या हुआ इसके बाद। तो ये हम आपको, आप जब लैब में जाओगे अच्छे से करोगे, जो चीजें अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ हम ओरल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएंगी चीजें, इतनी कठिन नहीं है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लेड नाइट्रेट का घोल ले रखा था, है ना, इसमें हमने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया। अब क्या होता है यहाँ पे हमारा क्या होता है कि आपका पोटेशियम आयोडाइड घोलने के बाद इसमें क्या होता है, लेड आयोडाइड बन जाता है ना, लेड आयोडाइड बन जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो Pb लेड, इसे कहते हैं PbI2, और पोटेशियम आयोडाइड KNO3, है ना। ये आपका रिएक्शन बन के आता है इसमें। अभी हम यहाँ पे बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपकी रिएक्शन ना अभी बैलेंस नहीं है, हम संतुलन की बात बाद में करेंगे, जितनी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे हम आपके एटम या परमाणु के संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं। ये लेड नाइट्रेट है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला है, तो हमें क्या मिल गया, लेड आयोडाइड। और तो आपका इसका सिंपल सा जवाब मिल गया कि जब हमने इनका दोनों घोल आपस में मिलाए हैं तो हमें क्या मिला है, यहाँ पे आपको मिला है लेड आयोडाइड, है ना। जो इनमें मुख्य देखने की चीज ये है कि जब हमने लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाया है तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये रही हमारी दूसरी क्रियाकलाप, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और केमिकल है, यहाँ पे पोटेशियम के साथ नाइट्रेट है, सॉरी लेड के साथ नाइट्रेट है, यहाँ पोटेशियम के साथ आयोडाइड है। अब आप इसे हम रासायनिक अभिक्रिया में इसे क्या कहते हैं, जो एरो के बाईं साइड होता है इसे हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक, और जो राइट साइड में होता है इनको हम कहते हैं उत्पाद, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे अभिकारक में उत्पाद कुछ वो रसायन कुछ और है, उत्पाद में रसायन कुछ और है। तो जब हम अभिकारक से उत्पाद की तरफ जब गए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, रसायन का बदलाव हुआ है। तो जब कभी भी रसायन का बदलाव होता है तो हम ये कहते हैं कि रासायनिक क्रिया हुई है। तो ये रहा आपका दूसरी क्रियाकलाप, आप इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्रियाकलाप की तरफ। तो आइए बच्चों हम अगले क्रियाकलाप की तरफ बढ़ते हैं। ये क्रियाकलाप नंबर आपका है 1.3 है, और इस क्रियाकलाप में ये बात ये कह रहे हैं कि एक परख नली में कुछ दानेदार जिंक को हम डोनेट करते हैं किससे, Z और N से, है ना। इसका डिनोशन होता है, जिंक को हम ZN से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहे हैं एक परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। मैंने मान लिया कि एक ये परख नली है, इसमें हमने कुछ जिंक ले रखे हैं दानेदार, है ना। अभी इसमें ये कह रहा है कि इसमें तनु मतलब डाइल्यूट, मतलब पतला था, ज्यादा गाढ़ा नहीं, तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से लिखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसमें कह रहे हैं इसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड या तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कहते हैं हम, HCl, इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। कह रहे हैं क्या तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करें। तो हमने मान लीजिए इसमें हमने H2SO4 ऐड कर दिया, H2SO4 डाइल्यूट, है ना, डाइल्यूट का मतलब तनु, ऐड कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि ऐड करने के बाद देखें क्या होता है।
तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है रियली में। तो हमने ये जिंक ले लिए, इसके कुछ दानेदार, जिंक के कुछ दानेदार ले लिए हमने इसमें फ्लैक्स। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, H2SO4, वो भी कौन सा, डाइल्यूट वाला, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे रसायन में बदलाव होगा। देखिए कैसे बदलाव होता है, यहाँ पे आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट और यहां से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है ना। तो जब हम लैब में इस प्रैक्टिकल को करेंगे तो आपको ये चेक वहां बताया जाएगा कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, फिर इसे हम जला के वहां पे चेक करते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आप जब इसे लैब में करोगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी, बट यहाँ समझने की कोशिश करें, चीजें ज्यादा मुश्किल है नहीं, समझ जाएंगे आप। तो हमने परखने में क्या लिया, कुछ जिंक के दानेदार हमने मॉलिक्यूल्स लिए यहाँ पे, उसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला। फिर क्या हुआ, जिंक पे जब H2SO4 वर्क करता है, जब डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो सल्फेट है इधर को आ जाता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे आप अभिकारक में देख रहे हैं कि यहाँ पे केमिकल कुछ और है और यहाँ पे केमिकल कुछ और हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी रसायन का बदलाव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। तो इन तीनों क्रियाकलापों के आधार पे हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस देखने को, क्या क्या बदलाव होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप इसे नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जो क्रियाकलाप हमने करा है उसके आधार पे क्या डिसाइड हुआ है, क्या चीजें समझ में आई हैं। कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती है, एक तो होता है अभिकारक, है ना, एक होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है, उत्पाद, है ना। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक से उत्पाद तो बनता ही बनता है, लेकिन जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो कुछ बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। और ये बदलाव कैसे हो सकते हैं, अवस्था में बदलाव हो सकता है ना, रंग में परिवर्तन होता है, मतलब अभिकारक की अवस्था कुछ और है, उत्पाद का अवस्था कुछ और हो जाएगा। अभिकारक का रंग कुछ और है, उत्पाद का रंग कुछ और हो जाएगा। गैस का उत्सर्जन या निष्कासन, अभिकारक यहाँ पे है और जब उत्पाद बनेगा तो यहाँ से गैस निकलेगी, गैस रिलीज होगी, है ना। और तापमान में परिवर्तन, तापमान में मतलब यहाँ का तापमान कुछ और होगा, यहाँ का तापमान कुछ और होगा, यहाँ पे तापमान में बदलाव होता है। अब अवस्था की बात है तो हम समझते हैं अवस्था का मतलब क्या है। अवस्था आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, अवस्था कौन कौन सी होती है, एक तो होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस, है ना। तो अभी इसके पहले हमने तीसरा क्रियाकलाप जो किया था उसमें क्या करा था हमने, तीसरे क्रियाकलाप में हमने क्या किया था, तीसरे क्रियाकलाप में हमने क्या किया था, जिंक पे, है ना, जिंक ग्रेन्यूल से दानेदार थे वो, तो इस पे हमने H2SO4 डाला था, कैसा, डाइल्यूट, है ना। और फिर यहाँ पे क्या बन गया था हमारा, जिंक सल्फेट और H2 गैस। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जिंक है ये दानेदार फॉर्म में था, मतलब कह सकते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठोस फॉर्म में था, और ये डाइल्यूट H2SO4 मतलब ये सॉल्यूशन, ये किसके फॉर्म में था, द्रव के फॉर्म में था, यहाँ पे द्रव के फॉर्म में था। और जब यहाँ से जब रिएक्शन हुई, केमिकल में बदलाव हुआ, तो यहाँ पे H2SO4 में हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये द्रव के फॉर्म में था, और आगे जाके हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे आपका गैस, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, अवस्था में बदलाव हुई, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये बदलाव होते हैं, अवस्था में बदलाव हुआ, यहाँ पे द्रव था, यहाँ पे क्या हो गया, गैस, मतलब अवस्था में बदलाव हुआ। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे रंग का बदलाव होता है, अभिकारक का रंग कुछ और होता है, उत्पाद का रंग कुछ और होता है। तो अगर अवस्था में बदलाव दिखे
तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन दिखे तो समझिए रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन, अब देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे इसमें भी फिट आता है, इसमें भी फिट आ गया। यहाँ पे गैस का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब किसी भी अभिक्रिया में अगर गैस निकलती है तो समझ लिए रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें तापमान में परिवर्तन होता है, इधर का तापमान कुछ और, इधर का तापमान कुछ और। अगर तापमान में भी बदलाव होता है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो अभिक्रियाकलाप के आधार पर हमने इतना कुछ जाना और ये जानने की कोशिश करी कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है ना। तो ये सब बदलाव रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं, आप इसे नोट कर लें, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक समीकरण, इसको इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। अब हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ने या समझने से पहले आपको ये चीज अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसमें सिंबल का यूज बहुत होता है, मतलब कौन से परमाणु को किस संकेत से हम दर्शाते हैं, तो ये याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको याद करने के लिए हम कैसे करते हैं, एक लिस्ट बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे, जो कि बहुत जरूरी है। इसको पढ़ने से पहले हमें वो सूची याद करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बार बार यूज होगा। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, एक सूची बनाएंगे जिसमें हम पहले लिखेंगे परमाणु क्रमांक, फिर होगा हमारा परमाणु नाम, फिर होगा हमारा परमाणु भार, और फिर से परमाणु संकेत, है ना। तो इतनी चीज हमें सीरियल वाइज याद करनी है। हमारा पहला हो गया आपका एक परमाणु क्रमांक, फिर वहां पे नाम, फिर परमाणु का भार और उसका संकेत, है ना। ये तीनों चीज, चार चीजें हैं जो हमें, ये बहुत जरूरी है याद करना, है ना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझना चाहते हैं, आगे कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना और याद करना। आगे मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, इसके ट्रिक्स बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि कैसे याद करना है। जैसे परमाणु क्रमांक हमारा एक, ये क्या होता है, नाम क्या होता है इसका, हाइड्रोजन, है ना, ये हो गया हाइड्रोजन। परमाणु भार इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार की बात करें आप अगर, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक होता है और परमाणु भार भी एक होता है, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, संकेत क्या होता है इसका, H। अब अगले की बात करें तो परमाणु क्रमांक अगर 2 की बात करें तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन के बाद आपका आता है हीलियम, है ना। इसका परमाणु भार कितना होता है, 4, संकेत क्या होता है, हीलियम, है ना। आगे आपको यहां से 30 तक याद करना होता है, मैं लिख दूंगा, आप नोट कर लेना, है ना। तो बच्चों मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं लिख दूंगा, आप नोट कर लेना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, अगर मैं नोट करूं तो बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब अपने बुक्स में जाओगे और 5वां अध्याय खोलोगे, उसमें आपको आवर्त सारणी मिलेगी, जो कि परमाणुओं का आवर्त सारणी आपका अध्याय नंबर 5 है।
उसमें जाओगे तो आपको ऐसा ही एक मिलेगा, आप वहां से नोट कर लेना और आप जानोगे कैसे कि उसमें परमाणु क्रमांक क्या है और परमाणु भार क्या है। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 है और इसको कहते हैं बेरिलियम। इसका परमाणु भार होता है 9 और संकेत होता है Be। Be से दिखाते हैं। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे, वहां पे आवर्त सारणी में देखोगे 4 नंबर परमाणु क्रमांक को, तो जो संकेत होता है, जो परमाणु भार परमाणु का नाम होता है, उसका जो संकेत होता है, उसके ऊपर जो लिखा होता है वो आपका परमाणु क्रमांक होता है। जो संकेत के ऊपर लिखा होता है वो आपका परमाणु क्रमांक होता है, और जो उसके ठीक नीचे लिखा होता है इसे हम परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार कहते हैं, है ना। जैसे हीलियम में देख लो तो ये आपका क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, और ये आपका परमाणु भार, मतलब ये हो गया परमाणु क्रमांक और ये क्या हो गया, भार, है ना। तो आप पीरियोडिक टेबल से देख के नोट करना, और जरूर नोट करना, बिल्कुल भी इसमें बहाना नहीं चलेगा। अगर आप बहाना करोगे, याद नहीं करोगे, तो फिर आगे चल के आप ही को दिक्कत होगी, चीजें समझने में दिक्कत आएंगी। इसलिए मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं कि आप इसको 30 तक, ज्यादा नहीं 1 से 30 तक, 1 से कहां तक आपको याद करना है, ये मैं यहां लिख देता हूं। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक आप सारे ये सीरियल वाइज से परमाणु क्रमांक, परमाणु का नाम, उसका भार, उसका संकेत, ये आप 1 से 30 तक जरूर याद कर लीजिएगा। और यहां तक हमने बात कर लिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबाएं, और जैसे भी जो भी अपडेट्स आए सबसे पहले आपको मिले, कोई भी आपको जो वीडियो है वो छूटे ना, ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि हम सीरियल बाय सीरियल आपको पढ़ा रहे हैं। इसके पहले भी हमने चीजें डिस्कस की है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो पहले देखें, फिर ये वीडियो आपको देखें, ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।